नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आज के 20 सितंबर 2020 के वाजीराम करंट अफेयर्स क्विज के सेशन में। मैं कपिल मित्तल आप लोगों का स्वागत करता हूं। और जो भी लोग हमारे चैनल पर नए हैं, फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, मिट्टी के बर्तनों के लिए नए दिशा निर्देश न्यू पॉटरी गाइडलाइंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह स्वयं सहायता समूहों में पारंपरिक मिट्टी के बर्तनों के कारीगरों के लिए व्हील पॉटरी प्रशिक्षण और मिट्टी के बर्तनों के साथ साथ गैर मिट्टी के बर्तनों के कारीगरों के लिए प्रेस पॉटरी प्रशिक्षण प्रदान करेगा। बिल्कुल सही है। स्वयं सहायता समूहों में मिट्टी के बर्तनों के साथ साथ गैर मिट्टी के बर्तनों के कारीगरों के लिए जिगर जौली प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। दोस्तों ये भी सही है, तो यहाँ इसीलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये जो स्कीम लाई गई है, ये मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस MSME बोलते हैं शॉर्ट में, ने मिट्टी के बर्तनों की गतिविधियों में शामिल कारीगरों का समर्थन करने के लिए नए दिशा निर्देशों की घोषणा की है। मिट्टी के बर्तनों की गतिविधियों के लिए सरकार मिट्टी के बर्तन, क्ले, ब्लेंजर, ग्रैनुलेट्स आदि की सहायता प्रदान करेगी और यह जो है स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से भी यहाँ कारीगरों को व्हील पॉटरी प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाएगा। और इस योजना के तहत 6075 पारंपरिक और अन्य गैर पारंपरिक मिट्टी के बर्तनों के कारीगर, ग्रामीण बेरोजगार युवा और प्रवासी मजदूर भी इस योजना में लाभान्वित होंगे। और इसका जो उत्पाद होगा, विकास, कौशल कार्यक्रम आदि के लिए वर्ष 2020-21 के लिए वित्तीय सहायता के रूप में 19.5 करोड़ रुपए की राशि का व्यय किया जाएगा। और यहीं जो मंत्रालय की एक और योजना है, स्फूर्ति योजना, स्फूर्ति स्कीम, इसके तहत क्रॉकरी टाइल बनाने की क्षमता डेवलप करने के लिए मिट्टी के बर्तनों के निर्माण के लिए नवीन मूल्यवर्धित उत्पाद मतलब वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बनाने के लिए जो कि मिट्टी के हो सकते हैं, टेराकोटा, लाल मिट्टी के बर्तनों के क्लस्टर स्थापित करने के लिए 50 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि का प्रावधान भी यहाँ किया गया है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, मधुमक्खी पालन गतिविधि में कारीगरों का समर्थन करने के दिशा निर्देश गाइडलाइंस टू सपोर्ट आर्टिसंस इन बी कीपिंग एक्टिविटी। बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस योजना के तहत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान जिलों में प्रवासी श्रमिकों को मधुमक्खी कॉलोनियों के साथ बी बॉक्स भी वितरित किए जाएंगे। बिल्कुल सही है दोस्तों। इस योजना के तहत जो भी प्रवासी मजदूर अपने घरों में पलायन कर गए हैं, उन लोगों को यहाँ पे मधुमक्खी पालन के लिए उनको मधुमक्खी कॉलोनी और उनके बी बॉक्स भी दिए जाएंगे, जिससे वो लोग जो हैं मधुमक्खी पालन कर सकें। और दूसरा स्टेटमेंट है, मंत्रालय की स्फूर्ति योजना के तहत मधुमक्खी पालन शहद समूहों को विकसित करने के लिए 50 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि भी रखी गई है। बिल्कुल सही है दोस्तों। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में भी इसको देखा था। तो यह भी हमारा MSME मिनिस्ट्री के तहत जो है मधुमक्खी पालन गतिविधि में कारीगरों का समर्थन करने के लिए नए दिशा निर्देशों की घोषणा की गई है। इसमें बी बॉक्स दिए जाएंगे, टूल किट दी जाएगी और इस योजना के तहत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान जिले जो हैं, इनमें प्रवासी श्रमिकों को मधुमक्खी कॉलोनी और इनके साथ बी बॉक्स भी दिए जाएंगे। यहाँ पर ये जितने भी लाभार्थी हैं उनको 5 दिवसीय मधुमक्खी पालन प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाएगा। इसके साथ ही इन लोगों को स्थायी रोजगार बनाने में और वहीं कुछ अन्य मधुमक्खी पालकों या किसानों के लिए पूरक आय प्रदान करने के लिए जो है ये क्या हेल्प करेगी। दूसरी ओर ये शहद और मधुमक्खी के छत्ते से बनने वाले अन्य उत्पादों के बारे में भी जागरूकता पैदा करना इसका एक मुख्य प्रयास रहेगा। शुरू में 2020-21 के दौरान इस योजना से कुल 2050 मधुमक्खी पालनकर्ता, उद्यमी, किसान, बेरोजगार युवा, आदिवासी लाभान्वित होंगे। मंत्रालय की स्फूर्ति योजना के तहत 50 करोड़ रुपए इस योजना पर खर्च किए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, नेशनल जेनरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम NGDRS, नेशनल जेनरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम। इसके संदर्भ में बात करें तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर NGDRS का हिस्सा बनने वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पहला होगा। दोस्तों यहाँ पहला नहीं होगा, यह 10वां होगा। ठीक है। और NGDRS
बिक्री, खरीद और भूमि के हस्तांतरण के सभी लेन देन के लिए मौजूदा मैनुअल पंजीकरण प्रणाली से ऑनलाइन पंजीकरण में बड़ा बदलाव होगा। तो ये दूसरा स्टेटमेंट सही है और पहला गलत है, तो इसीलिए यहाँ ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्तों यहाँ भारत में जितना भी ज़मीनों की बिक्री है, खरीद है, हस्तांतरण है, इसके लिए एक ऑनलाइन पंजीकरण का एक पोर्टल जो है NGDRS यहाँ लागू किया गया है भारत में, जो कि ये जो है जम्मू कश्मीर, इसमें ये 10वां राज्य या यूनियन टेरिटरी होगी इसे लागू करने वाली। तो पहला कौन है? अंडमान एंड निकोबार है, दूसरा है दादर नागर हवेली, तीसरा गोवा, चौथा हिमाचल प्रदेश, पांचवा झारखंड, मणिपुर, मिजोरम, पंजाब। इस तरीके से यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे हम बात करें कि जो जम्मू कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं माननीय मनोज सिन्हा जी, तो उन्होंने इसको लॉन्च किया है और इसकी सहायता से यहाँ पे क्या होगा, जो भी भूमि है, कोई भी रजिस्ट्रेशन है, तो उनके बिक्री, खरीद, भूमि के हस्तांतरण, ये सब ऑनलाइन पंजीकरण के माध्यम से होंगे। ठीक है, और ये ऑनलाइन पंजीकरण के लिए जो है यहाँ पर जो इसकी एक रिपोजिटरी है, तो वो कौन करेगा? यहाँ पे स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है एक संस्था है और ये जो कंपनी है ये ई स्टाम्पों के रूप में यहाँ पर पंजीकरण करेगी। ठीक है, और NGDRS की शुरुआत राष्ट्रीय एकता की दिशा में एक बड़ा कदम है और ये जो है पूरे भारत में सभी स्टेट्स, यूटीज़ को एक यूनिफिकेशन की ओर ले जा रहा है और वन नेशन वन सॉफ्टवेयर की ओर भी एक महत्वपूर्ण छलांग है। दोस्तों यहाँ पे स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया क्या है, इसके विषय में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। ये जो है ये इंडिया की लार्जेस्ट कस्टडियन है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है और ये इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई, महाराष्ट्र। ठीक है, और इसकी स्थापना 1986 में हुई थी एज ए पब्लिक लिमिटेड कंपनी और यह जो है एक सब्सिडरी है किसकी? IFCI की। किसकी? IFCI। दोस्तों यहाँ इसके कार्य ये फाउंडेड 1986 मुंबई में हेडक्वार्टर है और ये जो है क्या क्या सर्विसेज देती है? कस्टडियन सर्विस देती है, डिपॉजिटरी सर्विस देती है, ई स्टाम्पिंग देती है। इसके चेयरमैन हैं रमेश NGS और इसकी अन्य जो सर्विसेज हैं ब्रोकर है, डेरिवेटिव, म्यूचुअल फंड्स, डीमैट अकाउंट, ई स्टाम्पिंग। ठीक है, ये सारी ये सर्विसेज भी देती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसानों के उत्पाद, व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा विधेयक 2020 फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल 2020 के संदर्भ में निम्नलिखित कदमों पर विचार करें। तो दोस्तों यहाँ पे पहला स्टेटमेंट है, नया कानून एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाएगा, इकोसिस्टम बनाएगा, इकोसिस्टम, जहाँ किसान और व्यापारी कृषि उपज की बिक्री और खरीद में अपनी पसंद के लिए स्वतंत्र होंगे। बिल्कुल सही है दोस्तों, ये जो नया बिल लाया गया है तो इसके तहत जो है यहाँ व्यापारी और किसानों को अपने उत्पादों को खरीदने और बेचने के लिए स्वतंत्रता रहेगी, वो जहाँ चाहें और जब चाहें वो बेच सकते हैं। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट है, विधेयक में इलेक्ट्रॉनिक रूप से सहज व्यापार सुनिश्चित करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक व्यापार लेन देन मंच की भी व्यवस्था की गई है। यह भी स्टेटमेंट सही है, इसीलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे बात करें तो लोकसभा में ये बिल जो है ये पास हो चुका है और ये जो नया कानून है एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाएगा जहाँ ये किसान और व्यापारी जो हैं अपनी उपज को फ्रीली कहीं भी बेच या खरीद सकेंगे। यह राज्य कृषि उपज विपणन विधानों के तहत अधिसूचित बाजारों के भौतिक परिसर के बाहर अवरोध मुक्त अंतर्राज्य या इंट्रा राज्य व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देगा। ठीक है दोस्तों, और विधेयक इलेक्ट्रॉनिक रूप से निर्बाध व्यापार सुनिश्चित करने के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग मंच भी प्रोवाइड कर रहा है। इस अधिनियम के तहत किसानों से उनकी उपज की बिक्री पर कोई उपकर या लगान नहीं लिया जाएगा। दोस्तों ये भी महत्वपूर्ण है, यहाँ पर किसानों की आय बढ़ाने के लिए मोदी जी का जो मिशन है वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करनी है, किसानों की आय दोगुनी करनी है, दोगुनी करने का लक्ष्य जो है। ठीक है, तो इसके तहत जो है ये एक महत्वपूर्ण कदम है। और यहाँ पे एक और महत्वपूर्ण प्रावधान यह है कि यह बिल मूल रूप से APMC एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी
यहाँ पे बाज़ार के बाहर अतिरिक्त व्यापार के अवसर पैदा करने के उद्देश्य से है, ताकि यहाँ पर अतिरिक्त प्रतिस्पर्धा, कहने का मतलब एपीएमसी के तहत जो बाज़ार हैं उसके बाहर भी किसान यहाँ बेच सकता है, जिससे यहाँ पर एक कंपटीशन डेवलप होगा और कंपटीशन डेवलप होने के साथ ही किसानों को अधिक जो है यहाँ पे अपनी फसल का मूल्य मिल सकेगा। और इसके साथ ही यहाँ पर एमएसपी खरीद प्रणाली भी लागू रहेगी, जिससे कि किसान को एक स्थिर आय मिल सके। यह निश्चित रूप से वन इंडिया वन एग्रीकल्चर मार्केट की ओर जो है एक मार्ग प्रशस्त करेगा और यहाँ पर किसानों के लिए बहुत ही फ्रूटफुल होगा। अगला जो क्वेश्चन है, कृषक सशक्तिकरण व संरक्षण कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020, फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑफ प्राइस अश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज बिल। ठीक है दोस्तों, तो इसके विषय में बात करें तो यहाँ पर किसानों की भूमि की बिक्री, लीज, गिरवी की पूरी तरह से अनुमति है, बिल्कुल नहीं है दोस्तों। यहाँ पर इस बिल के तहत इसको जो है यहाँ पर मना कर दिया गया है। और दूसरा स्टेटमेंट है यहाँ पे, निवारण के लिए स्पष्ट समय रेखाओं के साथ प्रभावी विवाद समाधान तंत्र, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म, यहाँ पे इसकी एक जो है व्यवस्था की गई है। ये सही है, इसीलिए ऑप्शन बी हो जाएगा। तो लोकसभा पास द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑफ प्राइस अश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज बिल। दोस्तों ये बिल जो है ये भी लोकसभा में पास हो चुका है। और इसके विषय में बात करें तो द न्यू लेजिस्लेशन विल एम्पावर फार्मर्स, इससे फार्मर्स जो हैं उनकी ताकत बढ़ेगी फॉर एंगेजिंग विद प्रोसेसर्स, वो जो है अपने जो फसल है उसके प्रोसेसर्स के साथ तारतम्य बैठा सकते हैं, होलसेलर्स के साथ, और एग्रीगेटर्स और होलसेलर्स, लार्ज रिटेलर्स, एक्सपोर्टर्स, इन सब के साथ ये जो हैं यहाँ पर एक साथ काम कर सकते हैं। इट विल ट्रांसफ़र द रिस्क ऑफ मार्केट अनप्रेडिक्टेबिलिटी फ्रॉम द फार्मर टू स्पॉन्सर। तो दोस्तों यहाँ पर अभी तक जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कोई भी कंपनी होती है वो फार्मर से कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है कि भाई इस साल का जो प्रोड्यूस होगा वो हम आपसे ख़रीद लेंगे। तो यहाँ पर अगर उसकी फसल जो है किसान की फेल हो जाती है किसी भी नेचुरल कैलेमिटी की वजह से या किसी अन्य वजह से, तो अभी तक इसकी जो रिस्क है वो किसान बियर करता था, तो जो कि अब इस बिल के तहत जो है यहाँ पर जो स्पॉन्सर है, पार्टनर है, जिसके लिए किसान जो है यहाँ फसल उगा रहा है, उस पर शिफ्ट हो जाएगी। कहने का मतलब कोई भी नुकसान अगर होता है तो वो किसान का नहीं होगा, वो स्पॉन्सर का होगा। ठीक है। और एंड ऑल्सो इनेबल द फार्मर टू एक्सेस मॉडर्न टेक्नोलॉजी, और किसान जो है इस बिल के माध्यम से यहाँ पर आधुनिक तकनीकों का प्रयोग कर पाएगा। बेटर इनपुट्स जो हैं फसल के लिए, बहुत सारे जो इनपुट्स हैं जैसे बीज है, खाद है, वो अच्छी क्वालिटी की यहाँ पर प्रयोग कर पाएगा। इट विल रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ मार्केटिंग। दूसरी बात दोस्तों, यहाँ पर क्योंकि किसान जो है डायरेक्ट यहाँ पे बेच सकता है, ये ऊपर जितने हमने ये देखे प्रोसेसर हैं, होलसेलर हैं, एग्रीगेटर, रिटेलर, एक्सपोर्टर, इन सब से डायरेक्ट कनेक्टिविटी हो रही है। इस वजह से यहाँ पे मार्केटिंग कॉस्ट भी कम हो जाएगी, और इसके माध्यम से क्या होगा, मार्केटिंग कॉस्ट कम हो जाएगी तो किसान को जो है बिचौलिए कम हो जाएंगे, तो यहाँ पे अपनी फसल का पूरा मूल्य मिलेगा, और इससे क्या होगा, किसानों की इनकम जो है वो बढ़ जाएगी। दिस लेजिस्लेशन विल एक्ट एज अ कैटालिस्ट टू अट्रैक्ट द प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट। और दोस्तों ये जो बिल है इसके माध्यम से जब यहाँ पे डायरेक्ट ये कनेक्टिविटी होगी तो यहाँ पर जो जितनी भी ये बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं, वो अब एग्रीकल्चर सेक्टर में जो है यहाँ पर सप्लाई चेन है, चाहे यहाँ पे इनपुट्स हैं, चाहे वेयर हाउसिंग है, चाहे कोल्ड स्टोरेज हैं, बहुत सारे यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर, और इसकी मार्केट डेवलपमेंट में वहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे। फार्मर्स विल गेट एक्सेस टू टेक्नोलॉजी, और इनको टेक्नोलॉजी भी मिलेगी, और एडवाइस फॉर हाई वैल्यू एग्रीकल्चर, और यहाँ पर उनको पूरी नॉलेज मिलेगी कि भाई कौन कौन सी फसल जो हैं जिनमें अच्छे या उच्च मूल्य मिल सकते हैं और जिनसे अच्छा मुनाफा हो सकता है। टू गेट रेडी मार्केट फॉर सच प्रोड्यूस,
और फार्मर्स विल एंगेज इन डायरेक्ट मार्केटिंग देयर बाई एलिमिनेटिंग द इंटरमीडियरीज। और यहाँ पर जितने भी इस कृषि क्षेत्र में जितने भी बिचौलिए हैं वो सब यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएंगे और सीधा बेनिफिट जो है वो किसको मिलेगा, किसान को। फार्मर्स हैव बीन प्रोवाइडेड एडिक्वेट प्रोटेक्शन। दोस्तों यहाँ पर किसानों को एक प्रोटेक्शन दिया गया है, किसके लिए, यहाँ पे अपने सेल, लीज एंड मॉर्टगेज ऑफ फार्मर्स लैंड। जो उनकी कृषि योग्य भूमि है उसको यहाँ पर किसी के दबाव के चलते बेचने या फिर उसको किसी को किराए पर देना या गिरवी रखना, इन सब के लिए यहाँ पर प्रोहिबिशन कर दिया गया है, मतलब यहाँ रोक लगा दी गई है। और फार्मर्स लैंड इज़ ऑल्सो प्रोटेक्टेड अगेंस्ट एनी रिकवरी, ठीक है। और अगर माना किसान ने अपनी कृषि योग्य भूमि के बदले में अगर कोई लोन लिया है और अगर लोन चुकता नहीं कर पा रहा है तो बैंक या जिसके पास भी वो गिरवी रखी हुई है वो किसान की जो ये कृषि योग्य भूमि है उसको टेक ओवर नहीं कर सकता। इफेक्टिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म हैव बीन प्रोवाइडेड फॉर विद क्लियर टाइमलाइंस फॉर रिड्रेसल। और यहाँ पर कोई भी डिस्प्यूट होता है कृषि से रिलेटेड जिसमें किसान इन्वॉल्व हो तो उसके लिए एक अच्छा कोई डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म भी यहाँ पर लाई जाएगी। ये इसका दोस्तों हिंदी अनुवाद है और आप चाहें तो यहाँ से इसको पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस संगठन ने तीसरे पक्ष के रूप में भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि जो है इसको तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए इसमें तीसरी पार्टी जो थी, पहली पार्टी इंडिया, दूसरी पाकिस्तान और तीसरी जो है वर्ल्ड बैंक। कौन? वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक, ठीक है। और यहाँ आपको पता होना चाहिए सिंधु जल संधि समझौता जो है या सिंधु जल समझौता, ये जो है इसके तहत यहाँ पे जो इंडस वाटर सिस्टम में यहाँ पे कुल 6 रिवर्स हैं। दोस्तों यहाँ पे ये टोटल 6 रिवर्स हैं, इनमें से ये नीचे की जो 3 रिवर्स हैं इन्हें पूर्वी नदियाँ बोला जाता है और ये जो है इन्हें पश्चिमी नदियाँ बोला जाता है, पश्चिमी नदी। आई से इंडस, जे से झेलम, सी से चिनाब, आर से रावी, बी से ब्यास एंड एस से सतलुज। तो दोस्तों यहाँ आप देख पा रहे होंगे इंडस, झेलम, चिनाब, ये 3 जो नदियाँ हैं, ये 3 नदियों का जो पानी है ये पाकिस्तान के हिस्से में गया है, इसके पाकिस्तान। और यहाँ पे जो नीचे की 3 नदियाँ हैं रावी, ब्यास, सतलुज, इनके पानी का जो बंटवारा है वो इंडिया के हक में, फेवर में गया है। चलिए ये क्या है इसके विषय में बात करें तो 19 सितंबर 2020 को भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि जो है इसको 60वीं वर्षगांठ हो गई है, मतलब 60 साल हो गए हैं। और ये जो सिंधु जल समझौता है ये जवाहरलाल नेहरू और अयूब खान जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे इनके बीच 19 सितंबर 1960 में कराची में ये समझौता हुआ था, इस पर हस्ताक्षर हुए थे। यहाँ पे विश्व बैंक जो है ये इसने मध्यस्थता की थी और ये तीसरे पक्ष के रूप में यहाँ पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। दोस्तों यहाँ पर जो बात करें तो 3 नदियों का जो भारत के हिस्से में जो पानी आता है वो केवल 33 मिलियन एकड़ फीट के बराबर है, वहीं पाकिस्तान के हिस्से में जो पानी आता है वो 80 MAF के बराबर है, मिलियन एकड़ फीट, ठीक है। और यहीं बात करें तो ये पूरी सिंधु प्रणाली का जो कुल पानी है उसका लगभग केवल 16% ही भारत के हिस्से में आता है। वहीं एक और यहाँ पे बात रखी गई है कि इस संधि के तहत भारत को सिंचाई के लिए जो उपयोग के लिए जो पानी है तो उसके अधिकार जो हैं बड़े सीमित हैं। और वहीं नॉन कंजम्पटिव यूज मतलब गैर उपभोग वाले जो प्रयोग हैं जैसे कि पानी के प्रयोग से बिजली उत्पादन करना, नौ परिवहन करना, मत्स्य पालन करना, तो इसमें कहीं पानी का मतलब कंजम्पशन नहीं हो रहा है, तो इसके लिए असीमित अधिकार हैं। कहने का मतलब जो पाकिस्तान के हिस्से में जो पानी आता है या नदी आती हैं तो उनसे जो है भारत जो है अपनी सिंचाई नहीं कर सकता है, लेकिन उनसे जो है बिजली उत्पादन कर सकता है, नौ परिवहन कर सकता है, नौका परिवहन, और वहाँ मत्स्य पालन भी कर सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला
क्वेश्चन है, अक्सर समाचारों में उल्लिखित ब्लू फ्लैग प्रमाणन, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन किसके द्वारा दिया जाता है? दोस्तों ये इनमें से किसी के द्वारा भी नहीं दिया जाता है। अब दोस्तों ये देखते हैं ये न्यूज़ में क्या है। बेसिकली केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने घोषणा की है कि पहली बार भारत के 8 समुद्र तटों को प्रतिष्ठित इंटरनेशनल इको लेबल ब्लू फ्लैग प्रमाणन के लिए अनुशंसित किया गया है। और सिफारिशें जो हैं पर्यावरणविदों और वैज्ञानिकों से बनी एक स्वतंत्र राष्ट्रीय जूरी के द्वारा की जाती है। यहाँ पे ये जो 8 जो समुद्र तट हैं भारत के, वो कौन कौन से हैं इनके विषय में बात कर लेते हैं, ये याद कर लेना दोस्तों। तो यहाँ पे गुजरात का शिवराजपुर है, दमन दीव का घोघला है, कर्नाटक का कासरकोद है, और दूसरा है पदुबिद्री। ठीक है, कर्नाटक के 2 हैं यहाँ पे। केरल का कप्पड़ है, आंध्र प्रदेश में ऋषिकोंडा, उड़ीसा का गोल्डन बीच है, और अंडमान निकोबार का राधानगर समुद्र तट है। तो इस तरीके से ये कुल 8 बीच हैं दोस्तों। यहाँ पे अब हम बात करें ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन क्या होता है। तो ये ब्लू फ्लैग एक सर्टिफिकेशन है जो कि समुद्र तट, मरीना या स्थायी नौका विहार पर्यटन ऑपरेटर जो होते हैं इनके द्वारा प्राप्त किया जाता है, और यह एक इको लेबल के रूप में कार्य करता है। ठीक है, और प्रमाणन को जो है उच्च पर्यावरण और गुणवत्ता मानकों के संकेत के रूप में माना जाता है। कहने का मतलब ये उन बीचों को मिलता है जो बहुत साफ सफाई रखते हैं, बहुत सारे गुणवत्ता मानकों पर खरे उतरते हैं। और दुनिया के जो सबसे साफ और अच्छे सुंदर बीच हैं वो सब ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन वाले ही हैं। वहीं बात करें, ब्लू फ्लैग समुद्र तटों को दुनिया का सबसे साफ समुद्र तट माना जाता है। प्रमाणन को अब बात करते हैं, इसका प्रमाणन मतलब सर्टिफिकेशन कौन देता है। तो इसका सर्टिफिकेशन डेनमार्क स्थित एक गैर लाभकारी फाउंडेशन है, गैर लाभकारी मतलब NGO है, उसका नाम है फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन, FEE। तो इसके द्वारा ये सर्टिफिकेशन दिए जाते हैं, और इसके लिए 4 प्रमुख आधार हैं, और इन 4 प्रमुख आधारों के तहत कुल 33 मानदंड हैं जिन पर यहाँ स्टडी की जाती है, पॉइंट दिए जाते हैं, और उनके टोटल वैल्यू के आधार पर ये प्रमाणन सर्टिफिकेशन दिया जाता है। तो ये 4 प्रमुख आधार कौन से हैं? पर्यावरण, शिक्षा और सूचना, स्नान, जल गुणवत्ता, पर्यावरण प्रबंधन और संरक्षण, और सुरक्षा और सेवाएं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम बात करें ब्लू फ्लैग कार्यक्रम की शुरुआत जो है फ्रांस में 1985 में हुई थी, और यूरोप के बाहर जो है इसका प्रसार 2001 के बाद हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे इसकी शुरुआत ये अलग चीज़ है, और इसको जो सर्टिफिकेशन देती है वो डेनमार्क की NGO देती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत ने हाल ही में अपने स्वयं के इको लेबल बीम्स को जो है यहाँ पे लॉन्च किया है। तो इसकी बीम्स की फुल फॉर्म है यहाँ पे बीच एनवायरनमेंट एंड एस्थेटिक्स मैनेजमेंट सर्विसेज। ठीक है, तो ये निम्नलिखित में से किस योजना के तहत शुरू किया गया है? तो इसका आंसर जो है ये बी है, एकीकृत तटीय क्षेत्र प्रबंधन परियोजना, इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्रोजेक्ट, ICZM, इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्रोजेक्ट। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने हाल ही में ब्लू फ्लैग समुद्र तटों के रूप में मान्यता प्राप्त 8 समुद्र तटों पर एक साथ ध्वज फहराते हुए, बेसिकली यहाँ पे ये जो ब्लू फ्लैग हैं तो वो फहराते हुए यहाँ पे आई एम सेविंग माई बीच, ये हैशटैग के साथ में यहाँ पे अपना जो है भारत का अपना इको लेबल है बीच, ये लॉन्च किया है। और इससे क्या होगा, तटीय क्षेत्रों में सतत विकास के लिए अपनी नीतियों को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे एजेंसी हैं, सीकॉम है, ये मिनिस्ट्री है ने इसने ICZM परियोजना के तहत जो है ये बीम्स ये जो बीम्स क्या है इसको लॉन्च किया है। और बीम्स कार्यक्रम का जो उद्देश्य है ये तटीय जल में प्रदूषण को कम करना है और समुद्र तट की सुविधाओं को जो है बढ़ाना है और सतत विकास के साथ बढ़ाना है, तटीय पारिस्थितिक तंत्र को सुदृढ़ करना है, प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करनी है और संरक्षण करना है। ठीक है, और इसके साथ ही यहाँ पे मनोरंजन को भी बढ़ावा मिलेगा।
आगे बात करते हैं तो यहाँ पे ये कुछ अन्य बीच भी दे रखे हैं। यहाँ पे कुल 13 बीचेस हैं जो मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे नोटेड हैं, लेकिन अनाउंस 8 किए गए हैं। तो दोस्तों इनको भी याद कर लेना, हो सकता है पेपर में इस तरीके से आ जाएं। तो अगला जो क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय तटीय स्वच्छ दिवस जो है इंटरनेशनल कोस्टल क्लीन अप डे, ठीक है। तो इसके संदर्भ में बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई कोस्टल क्लीन अप दिवस 19 सितंबर 2020 को दुनिया भर में मनाया जा रहा है। इंटरनेशनल कोस्टल क्लीन अप ICC दिवस हर साल सितंबर में दूसरे शनिवार को होता है। तो यहाँ दूसरे नहीं, ये तीसरे शनिवार को होता है और यह दुनिया में सबसे बड़े एक दिवसीय स्वयंसेवक कार्यक्रमों में से एक है। बिल्कुल सही। तो दोस्तों यहाँ पे ये थोड़ा सा गलत हो गया और ये सही है, इसीलिए ऑप्शन ए सही होगा। इसके एक्सप्लेनेशन पे जाएं तो यह जो है इस वर्ष 19 सितंबर 2020 को मनाया गया और लेकिन यह हर वर्ष सितंबर में तीसरे शनिवार को मनाया जाता है। और यहाँ पर बहुत सारे वॉलंटियर्स जो हैं वो बीच क्लीनिंग के लिए जुड़ते हैं और जो भी ये समुद्र तट हैं इनकी सफाई करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं इसकी शुरुआत कैसे हुई। अंतर्राष्ट्रीय कोस्टल क्लीनअप दिवस की शुरुआत 1986 में जब लिंडा मार्निस ने महासागर संरक्षण के लिए काम करते हुए कैथी ओहारा से मुलाकात की थी, तब इसकी शुरुआत हुई थी। कैथी ओहारा ने अभी प्लास्टिक इन ओशन मोर देन अ लिटर प्रॉब्लम, लिटर मतलब कूड़ा कचरा, ठीक है। तो ये एक रिपोर्ट यहाँ पे पब्लिश की है इन्होंने और प्रिपेयर की है। दोस्तों इसको याद रखना। वे दोनों अन्य महासागर प्रेमियों के साथ यहाँ पर पहुँचे और यहाँ सफाई का आयोजन किया और इस आयोजन में 2800 स्वयंसेवक शामिल हुए और इस तरीके के जो प्रोग्राम हैं 100 से अधिक देशों में हुए। अगला क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर एकीकृत शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली JKIGRAMS, जम्मू कश्मीर इंटीग्रेटेड ग्रीवांस रिड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम, यहाँ पे इसके संदर्भ में बात करें तो इसका उद्देश्य जनता के साथ एक इंटरफेस बनाना है और कनेक्टिविटी करना है और केंद्र शासित प्रदेश J&K में शासन के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना है। कहने का मतलब यहाँ पर बेटर गवर्नेंस यहाँ प्रोवाइड करना, ये बिल्कुल सही है। पोर्टल पर शिकायतों के मिनट टू मिनट स्थिति अद्यतन होगी। कहने का मतलब यहाँ पर अगर कोई भी यहाँ कोई शिकायत दर्ज करता है इस पोर्टल पर तो ये जो है इस पर सुनवाई और इस पर जो एक्शन है वो हर मिनट यहाँ पर जो ये अपडेट होंगे और यहाँ पे तुरंत इन पर कार्रवाई शुरू होगी। तो यहाँ पे ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं। अ मिनट बाई मिनट स्टेटस अपडेट ऑफ द ग्रीवांसेस ऑन द पोर्टल, एक्शन विल फॉलो इफ़ एनी डिले, अगर यहाँ कोई डिले होता है तो उस अधिकारी को पर्टिकुलर यहाँ सज़ा मिलेगी। चलिए क्या है इस पर बात करते हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल या लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हैं मनोज सिन्हा, इन्होंने जनता के साथ एक इंटरफेस मतलब कनेक्टिविटी बनाने और केंद्र शासित प्रदेश में शासन को जो है सुदृढ़ करने के लिए यहाँ पर एक ये JKIGRAMS यहाँ प्रणाली जो है ऑनलाइन ये शुभारंभ किया है और इस प्रणाली को अभी पायलट बेसिस पर जम्मू, श्रीनगर और रियासी ज़िलों में यहाँ पर लागू किया गया है और धीरे धीरे 2 अक्टूबर तक इसे जो है बाकी सभी ज़िलों में भी लागू कर दिया जाएगा। यह 2018 में शुरू किए गए वर्तमान पोर्टल को बदल देगा। इस तरीके का यहाँ पे एक 2018 में भी एक पोर्टल आया था लेकिन ये उससे और बेटर है, ठीक है। और इससे जो है यहाँ पे जो भी गवर्नेंस है, पब्लिक की कनेक्टिविटी है गवर्नमेंट के साथ वो अच्छी हो जाएगी, बॉन्डिंग अच्छी हो जाएगी और लोगों का जो है सरकार में भरोसा बढ़ेगा। और ये सुबह 9:30 बजे से 5:30 बजे तक के बीच यहाँ पर फ़ोन कॉल के माध्यम से शिकायत जो है यहाँ प्रस्तुत की जा सकती हैं। बाकी रविवार को छोड़कर बाकी अन्य दिन इसमें काम किया जा सकता है, इस पर शिकायत दर्ज की जा सकती हैं और OTP प्रमाणीकरण के साथ 24 घंटे के ये सुविधा जो है शिकायतकर्ताओं को उपलब्ध रहेगी और हर शिकायत या हर लेवल पर जो है शिकायतों के निपटान के लिए यहाँ आवेदक को एक रसीद भी मिलेगी और उसको इन्फॉर्म किया जाएगा।
तो यहाँ पे दोनों कथन सही हो जाते हैं दोस्तों। और इसके साथ ही आज का सेशन समाप्त होता है। जो भी लोग हमारे चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं, फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा दोस्तों, जिससे आपको इसके हमारे जो भी महत्वपूर्ण वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशंस लगातार मिलते रहें। इसके अलावा हम जो है यहाँ पर करंट अफेयर्स का सेशन भी लेके आते हैं और अन्य महत्वपूर्ण टॉपिकों पर भी कुछ वीडियोस बनाते हैं। तो आप अगर यहाँ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देंगे तो आपको महत्वपूर्ण वीडियोस के नोटिफिकेशंस लगातार मिलते रहेंगे। और दोस्तों, इसको अच्छा लगा हो वीडियो तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इसको लाइक कीजिए। और आपको ये कैसा लगा इसके विषय में यहाँ पे कमेंट करके हमें बताइए। चलिए, मैं कपिल मित्तल आप लोगों से विदा लेता हूँ। नमस्कार। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। नमस्कार।